हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीटीएट के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे, ऐसी आशा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला है प्रश्न, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 75, सेकंड है 30, थर्ड है 35 और फोर्थ है 65। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सबसे छोटा जो सर्वगुणज लिखा हुआ है इसे हम लासा कहते हैं। यानी 5, 10 और 35 का हम सबसे पहले लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए हम या तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे या हम उसके गुणज से निकालेंगे। तो जब हम इसमें 5, 10 और 35 का लासा निकालते हैं तो इसका लासा आता है 70। 5, 10 और 35 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, गुणनखंड का अर्थ है कि हमें इसका मासा निकालना है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में चला जाता है। तो 5, 10 और 35 का जो मासा आएगा वो आएगा 5। अब प्रश्न के अनुसार पहले हम प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। 5, 10 और 35 का हमने सबसे छोटा सर्वगुणज और सबसे बड़ा सर्वगुणज प्राप्त कर लिया। अब हमें उसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम सर्वगुणज में सर्वगुणनखंड को घटा देंगे। इसका आंसर आएगा 65। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि से हम सबसे पहले उस छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जिससे वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम 105 में 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, यानी इसका आएगा 35। फिर हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है। फिर 3 के बाद यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 टाइम्स डिवाइड होगा और 7 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि 105 के गुणनखंड आते हैं 3, 5, 7, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या जो हमारी आती है वो आएगी 3। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। यानी इसमें हम संख्याओं के विषय में जानकर उनको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। इकाई आप सभी संख्याओं के विषय में जानते ही हैं कि 11 इकाई, इकाई का मतलब यदि हम किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आती है। 11 इकाइयाँ का मान जो आएगा वो 11 ही आएगा। 11 दहाइयाँ, दहाई का मतलब होता है कि 10, यानी यदि हम 11 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो जो संख्या आएगी वो 11 दहाइयों के बराबर होगी। तो इसका मान जो आता है वो आएगा 110। 11 सैकड़े, सैकड़े में 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सैकड़े का मान 1100 आ जाएगा। अब हम इन सब का मान प्रश्न के अनुसार 11 इकाइयों का मान रखेंगे 11 प्लस 11 दहाइयों का मान रखेंगे 110 प्लस 11 सैकड़े का मान रखेंगे हम 1100। अब हम इसको आपस में ऐड कर देंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 1221, जो कि आपके 3rd नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अतः इसका ऑप्शन 3rd सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। सबसे पहले हम 12,345 में 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तथा इसके बाद इसका अंकित मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के पश्चात दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इसके लिए हम आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि 12,345 में 3 का स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान उसमें दी गई संख्या में उस संख्या के और उस स्थान के मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या जो आती है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी जो हमारा ये 300 आएगा, ये 12,345 में 3 का स्थानीय मान होगा। 3 का अंकित मान जिसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं या हम इसे वास्तविक मान भी कहते हैं। तो 3 का स्थानीय मान वह स्वयं की संख्या होती है, चाहे वो कोई भी संख्या पूछी जाए। जैसे दी गई संख्या में यदि कह दिया जाए कि 2 का अंकित मान ज्ञात कीजिए, तो अंकित मान वही संख्या होती है जो उसमें दी गई होती है। जैसे 2 का अंकित मान पूछा जाए तो हम वही संख्या लिखेंगे, यानी 2। इसी तरह से 3 का अंकित मान पूछा गया है तो दी गई संख्या को हम लिख देंगे। 3 का अंकित मान आया 3। अब इसमें साधारण सा प्रश्न है कि इसका हमें अंतर निकालना है। स्थानीय मान में हम अंकित मान को घटा देंगे। हम 300 में जब 3 को घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 297, जो इसमें दिए गए ऑप्शन में से सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूले आने चाहिए। वैसे तो सीटीएट में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं बहुत ही साधारण और सिंपल होते हैं। इसके लिए यदि आप फार्मूलों को याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर इसमें दिए हुए फार्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और कृपया उन्हें याद रखें, जिससे आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपको दिए गए जो क्वेश्चन जो भी आए वो आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। जैसे वर्ग का परिमाप, सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अनुसार न सॉल्व करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि वर्ग का परिमाप यदि दिया गया हो और उससे भुजा निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप हमें फार्मूला मालूम होगा कि वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, यानी जो वर्ग का परिमाप होता है वो भुजा के 4 गुने के बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप हमारा दिया गया है 24। यदि हमें कभी भी भुजा निकालने के लिए आए तो हम भुजा गुणे 4 करेंगे। अब 4 को हम इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, यानी 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 6। ये आपके इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, लेकिन हमने इसमें आपको समझाने के लिए ये सॉल्व किया है कि बाई चांस अगर आपका वर्ग का परिमाप दिया हो और भुजा निकालने के लिए आ जाए तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हम प्रश्न के अनुसार प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर, इसमें कहा गया है प्रश्न के अनुसार कि यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, यानी वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के, तो जितना आपका वर्ग का परिमाप का मान होगा उतना ही आयत के परिमाप का मान होगा। इसको हमने बराबर कर दिया है 24 के। आयत की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और हमने माना कि आयत की चौड़ाई क्या है, x सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का मान 24 दिया गया है, वो हमने रख दिया है। इक्वल लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, वो हमने रख दिया, प्लस जो हमने चौड़ाई का मान माना x रख दिया। अब 24
इक्वल लगाया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 16 + 2x। 16 को हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 24 माइनस 16 इक्वल में 2x। जब 24 में से 16 हम माइनस करेंगे तो आएगा 8 के इक्वल, 8 = 2x। अब हम जो 2 इसमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है उसको हम पक्षांतर करके नीचे ले जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 8 को, तो वो 4 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो 8 = 4। ये तो हमारी जो वैल्यू आई वो चौड़ाई की आई, लेकिन हमसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू हमें मालूम है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई की वैल्यू हमने निकाल ली है 4 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 4, 8 चौको 32, यानी 32 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा, जो कि आपके सेकंड नंबर आंसर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक घन के 6 फलक होते हैं। सेकंड नंबर दिया गया है 1 मिलीमीटर = 0.1 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर में दिया है 0.10 और 0.1 समान है। फोर्थ नंबर में दिया गया है 56.7 किलोग्राम = 5670 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1 घन के 6 फलक होते हैं, यानी जो एक घन होता है उसके 6 फलक होते हैं, यह कथन एकदम सत्य है। क्योंकि यदि आप इसे समझें, जैसे आपका रूम है, कमरा है, कमरे में एक तो आपका तल हो गया, एक 4 आपकी दीवारें हो गई और एक छत हो गई, यानी कुल मिला के हमारे कितने फलक हो गए? 6 फलक, जो कि इसमें सत्य है। सेकंड नंबर में दिया गया है 1 मिलीमीटर = 0.1 सेंटीमीटर, ये भी आपका एकदम सत्य है, क्योंकि 1 मिलीमीटर में आपके 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। थर्ड नंबर में ऑप्शन दिया गया है 0.1 और 0.10 समान होंगे। चाहे हम किसी भी संख्या में जो कि आपके पॉइंट में दी गई है, अगर हम उसमें आगे जो आने वाली संख्या अगर उसमें 0 बढ़ाते भी जाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम 0.10 लिखें, उसके आगे भी 0 बढ़ा दें, या हम 0.100 कर दें, 000 कर दें, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आपका सत्य है। अब क्योंकि फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन बचता है ऑप्शन, तो इसमें दिया गया है कि 1 किलोग्राम जो होता है आपका 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, और इसमें दिया गया है 56.7 kg, जो कि आपका 5670 ग्राम के बराबर है। जब हम 56.7 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 56,700, जो कि आपके दिए गए ऑप्शन में से गलत है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, नदी में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? चूँकि नदी में नाव की चाल सापेक्ष है, अतः हम दोनों नावों की जो दूरी है यदि वह निकाल लें और निकालने के पश्चात उनमें अंतर निकाल लें तो उनके बीच की जो दूरी होगी वह निकल आएगी। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम सबसे पहले पहली नाव का, जो पहली हमारी नाव है, पहली नाव द्वारा 3.5 घंटे में चली गई दूरी, इसे निकालते हैं। इसके द्वारा जो चाल है, दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब समय हमारा 3 सही 1/2, यानी 3.5 घंटे, जिसको हमने भिन्न के रूप में लिख लिया है। ये आपकी संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को हम
विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। इसके लिए हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2, यानी 20 × 7/2। अब हम 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम दूसरी नाव द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी निकालेंगे। इसके द्वारा जो चली गई चाल है वो है आपकी 23, और फिर सेम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7/2। 2 से 23 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 11.5। 11.5 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 80.5 किलोमीटर। अब प्रश्न के अनुसार यदि हमें दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो हम इसमें पहले दूसरी वाली जो दूरी है उसमें से पहली दूरी को घटा देंगे तो आएगा हमारा आंसर 10.5 किलोमीटर, जो कि आपके फर्स्ट नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। जो शतांश शब्द दिया गया है, जब हम दशमलव के बाद की संख्याओं को लिखते हैं तो वो दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जो 26 हमारा शब्दों में दिया गया है उसको हम अंकों में परिवर्तित कर लेंगे, 26 लिखेंगे और की जगह पर प्लस लगा देंगे। 26 शतांश, शतांश का मतलब होता है जैसे दशांश होता है, दशांश में हम 10 से डिवाइड करते हैं, शतांश होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, सहस्त्रांश होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 26 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जब इक्वल लगाएंगे 26 की जगह 26 हमने लिख दिया, प्लस जब हम 26 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा जो मान आएगा वो पॉइंट में आएगा 0.26। अब जिसे जोड़ना आता है तो वो डायरेक्ट जोड़ लेगा, जिसे पॉइंट में नहीं जोड़ना आता है वो 26.00 लगा के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 26 लिखेंगे, 26.26, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आंसर हमारा होगा। इसके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून जैसे आपका एक कोई गत्ता हो गया या कोई एक पैकेट वगैरह हो गया जिसमें आपको 6 बोतलों को पैक करना है। अब यदि हमें एक बोतल में मालूम है कि 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, तो यदि हम 6 बोतलों का निकाल लें कि 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका 4.50 लीटर दिया गया है जूस, उसे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि आपको मालूम होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 450 लीटर में यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो आपका जूस है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोतलों की संख्या हमें निकालनी है। बोतलों की संख्या निकालने के लिए जो हमने जूस मिलीलीटर में कन्वर्ट किया उसमें हम एक बोतल में आने वाले जूस के मान का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 0 से 0 को हम काट देंगे, 75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 600 बोतलें। यानी हमारे पास जितनी भी बोतलें हैं वो 600 हैं। अब हमें ये मालूम है कि एक कार्टून में जो बोतलें हैं वो 6 हैं, अतः हमें कार्टूनों की संख्या निकालनी है। तो कार्टूनों की संख्या बराबर 600 में यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में
दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई 2 सेंटीमीटर। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसमें हम बॉक्स का आयतन निकालेंगे, क्योंकि किसी भी आयताकार बक्से का आयतन निकालने के लिए जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई होती है उसको हम फॉर्मूले के अनुसार रख देते हैं। बॉक्स का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के स्थान पर 4, चौड़ाई के स्थान पर 3 और ऊंचाई के स्थान पर 2 रखेंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 घन सेंटीमीटर। अब बक्सों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या आपकी दी गई है 8664 सेंटीमीटर, उसमें से हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी बक्सों की संख्या होगी 361 वो आ जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।